स्वागत है टीएमसी नॉलेज में आपका। और ये मॉडल सेट दूसरा है ज्योग्राफी के लिए, क्लास 12 के लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी किए थे 6 दिसंबर 2024 को, तो उसका ये दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, यानी कि ज्योग्राफी के लिए। तो आइए देखते हैं। इसमें आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में चूँकि 70 नंबर की जो थ्योरी का पेपर होता है और उसमें 1 से 70 तक के यानी कि 70 प्रश्न जो है कि ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 35 प्रश्नों का जवाब देना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी जानते हैं कि इसमें ज्योग्राफी की 2 पुस्तकें आपको पढ़नी है, जिसमें एक मानव भूगोल के सिद्धांत हैं, जिसमें विश्व भूगोल को भी कवर किया गया है और उसकी अर्थव्यवस्था को, और दूसरा जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल के संबंध में है। तो इस तरीके से दोनों ही किताबों से आपके ये प्रश्न रहेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है और बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को इसमें रखा गया है। आइए देखते हैं। और इसका प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें पहला प्रश्न है कि डोबर पतन है। डोबर पतन ये कहाँ है? और सबसे पहले जान लीजिए कि ये डोबर पतन जो होते हैं वो भारत में, ये डोबर पतन है, ये हम पूछा है कि इसका प्रकार पूछा गया है कि डोबर पतन कैसे हैं। पैकेट पतन है, तैल पतन है, यानी कि जहाँ से तेलों का आयात निर्यात होता है, या फिर नौसेना का ये पतन है, सवारी पतन है। डोबर ये जो पतन है ये बेसिकली ये इंग्लैंड का है, यानी कि इंग्लैंड में डोबर पतन है। और ये एक प्रकार का एक जो है कि यात्री बंदरगाह होता है। आप जानते हैं कि पतन का मतलब होता है पतन, जिसको हम बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट भी कहते हैं। तो ये सवारी पतन है और ये इंग्लैंड में है। भारत में भी जो विशाखापट्टनम है उससे भी एक तरह से वो भी एक डोबर पतन का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि ये सवारी पतन है, यात्रियों का एक बंदरगाह है, यात्री बंदरगाह है। दूसरा है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। धार्मिक नगर इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, मक्का है, वाराणसी है, जगन्नाथपुरी है और ये मुंबई है। धार्मिक नगर का मतलब इसमें आपको देखना है कि धार्मिक नगर इसमें पूछा है कि कौन नहीं है। धार्मिक नगर जो है कि दरअसल वो होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं और जिसका एक धार्मिक इतिहास रहा होता है जिन शहरों का। भारत में बहुत ऐसे शहर हैं जैसे कि वाराणसी है, जगन्नाथपुरी है, ये उसके बाद से जो है कि प्रयागराज है, जहाँ पे अभी हरिद्वार है, उज्जैन है, मदुरई, ये सांस्कृतिक नगर में आते हैं और धार्मिक नगर में भी आते हैं। यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए मुंबई जो है कि ये धार्मिक नगर नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसके लिए डी सही होगा। मुंबई धार्मिक नगर नहीं है। बाकी जो देख रहे हैं कि मक्का, ये वाराणसी और जगन्नाथपुरी, ये जो मक्का मदीना है ये धार्मिक नगर है इस्लाम धर्म के लिए। वाराणसी है जो भारत में है, काफ़ी मशहूर हैं, ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या धार्मिक नगर है। जगन्नाथपुरी ये उड़ीसा में है। और इसके बाद से देखते हैं कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन है। इसमें बताना है कि भारत का सबसे विशाल धार्मिक समूह कौन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हिंदू, जो यहाँ का जो हिंदू धर्म का जो धार्मिक समूह है वो सबसे बड़ा है भारत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय में ये जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन ये ए सही है इसमें। इसके बाद से देखिए भारत में 1872 में पहली बार जनगणना हुई और उसके बाद से फिर जो है कि लॉर्ड मेयो के समय से हुई थी 1872 में, और फिर उसके बाद से 1881 से भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई और प्रति 10 वर्षों पर भारत में जनगणना का ये प्रोसीजर बनाया गया था। ये जनगणना भारत में कराने का काम जो करती है वो केंद्र सरकार का होता है। तो 1872 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि याद रखिएगा बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106, और सबसे कम जो है कि वो अरुणाचल प्रदेश का है, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है और बिहार का सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। और ये अगर भारत की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है। नवीन पुष्प ये कौन कहलाता है? देखिएगा इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अदीस अबाबा। इसका अर्थ ही होता है नया फूल, जिसको नवीन पुष्प कहते हैं, यानी कि न्यू फ्लावर। नवीन का मतलब नया होता है। तो अदीस अबाबा को नया फूल के नाम से जानते हैं, उसका अर्थ होता है। और अदीस अबाबा ये है क्या? तो देख लीजिएगा अदीस अबाबा जो है यानी कि ये इथियोपिया की राजधानी है, एक देश है इथियोपिया।
और उसी इथियोपिया का एक ये राजधानी है जिसको अडीस अबाबा कहते हैं। इसका अर्थ होता है नया फूल। इसके पीछे का भी कारण क्या है कि आखिर उसको नया फूल यानी कि नवीन पुष्प क्यों कहते हैं? तो वहाँ पे सुंदर जो घाटियाँ हैं, फूलों के जो बागान है, यानी कि प्राकृतिक जो सुंदरता और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि काफ़ी वो खूबसूरत शहर है, इसलिए उसको नया फूल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? पैट्रिक गिडीज ये जो है कि ये एक जो है कि ये शहरी नियोजनकर्ता थे, यानी कि शहरों के नियोजन के संबंध में सोचते थे। इन्होंने अपने विचार दिए थे। एक जो है कि ये एक यानी कि एक प्लानर थे शहरों के विषय में, यानी कि शहरों के नियोजन के तौर पे उन्होंने अपने कई विचार अपने दिए, या फिर इस दिशा में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। तो पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है ये है मेगालोपोलिस से। इसका ये ऑप्शन सी है। अब इसमें एक बात समझने लायक है कि मेगालोपोलिस ये क्या है? क्या ये किसी शहर का नाम है? अब देखिए यहाँ पे नगरों के प्रकार दिए गए हैं कि सन नगर से संबंधित है, या फिर गांव से है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, अब देखिए ये पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है वो ये एक व्यक्ति का नाम है, और इन्होंने एक हमने पहले ही बताया कि एक जो है कि एक शहरी नियोजन करता थे, यानी कि शहरों के नियोजन के संबंध में, यानी कि शहर कैसे बसें या शहरों के बसने के पीछे के जो फैक्टर होते हैं उस पर ये बात करते थे। लेकिन यहाँ इसका संबंध होगा कि इनका संबंध इनमें से किसी से भी नहीं है। लेकिन देखिए अब इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी 7 का डी, ठीक है, ये इसमें ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है मेगालोपोलिस का मतलब बता दें कि जो बड़े शहर होते हैं, यानी कि एक ऐसा शहर जो लार्जेस्ट जो नंबर ऑफ़ पीपल उसमें रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो यहाँ लोग रहते हैं, और एक जो शहरी क्षेत्र होता है, यानी कि एक बड़े महानगर को जो है कि मेगालोपोलिस कहते हैं। और भारत में भी जो कोलकाता है, दिल्ली है, और ये जो और ऐसे शहर हैं भारत में से, अब अगर अभी के वर्तमान की स्थिति के अनुसार देखेंगे तो भारत में 6 ऐसे शहर हैं जिसको मेगालोपोलिस की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी में लोग रहते हैं। तो फिलहाल इसका पैट्रिक गिडीज का संबंध इनमें से कोई नहीं, यानी कि किसमें से भी नहीं है। हालांकि ये इस ऑप्शन के विषय में हमने कुछ बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? प्रवास का मतलब समझते हैं कि लोग अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरी जगहों पे जाते हैं। ऐसे प्रवास कई प्रकार के होते हैं। तो स्त्री प्रवास का कारण यहाँ पे बताना है, और इसका सही जवाब है कि विवाह जो है कि स्त्री प्रवास का कारण है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में विवाह जो है कि एक संस्था है, और विवाह के बाद स्त्रियों का अपने घर से दूसरे घर जाना होता है, यानी कि उनका प्रवास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तो आप जानते हैं कि केरल है, बिहार, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ का है, यानी कि लगभग 96 से ज़्यादा वहाँ पे है, यानी कि लगभग पूर्ण साक्षरता माना जाता है। केरल को पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है भारत के लिए। और ऐसे साक्षरता दर के मामले में सबसे निचले पैदान पर जो है वो बिहार है, यानी कि सबसे निचले पैदान पे आता है बिहार, झारखंड, ये सभी जो ऐसे कुछ राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर काफ़ी कम है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन छावनी नगर है? छावनी नगर जिसको हम गैरिसन नगर भी कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन के तौर पे कि गैरिसन नगर जिसको छावनी नगर भी कहते हैं, जहाँ पे सेना की जो छावनियाँ होती हैं वहाँ पे। तो छावनी नगर इसमें से कौन है? देखिएगा इसका सही जवाब है जो अम्बाला है, यानी कि ये छावनी शहर है, छावनी नगर कहते हैं इसको, ऑप्शन सी में। इसके अलावा अम्बाला है, महू है, ये कुछ ऐसे जगह है जिसको हम गैरिसन नगर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर यानी कि जिसका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, या शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी डेवलप किया है। तो इसमें देख सकते हैं कि अलीगढ़, पिलानी, रुड़की में IIT कॉलेज भी हैं। अलीगढ़ भी आप जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी विख्यात हैं, और एक पिलानी ये भी शहर है, यानी कि ये जो है ये तीनों ही ये रुड़की जो है इसमें से मुख्य रूप से ये शैक्षणिक नगर की श्रेणी में आता है, यानी कि रुड़की इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि लिबेरिका संबंधित हैं। लिबेरिका और रोबस्टा, ये 3 जो है कि कॉफ़ी की किस्में पाई जाती हैं भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर कॉफ़ी की जिस किस्म की उपज होती है तो अरेबिका किस्म की होती है भारत में सबसे ज़्यादा, क्योंकि विश्व बाज़ार में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का मांग बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल ये जान लीजिए कि लिबेरिका है वो कॉफ़ी की एक किस्म है, यानी उसी की एक प्रजाति है, नस्ल है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश इसमें सही जवाब होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को देखिए सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। और सही एक और इसके विषय में है, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है।
और इसी तरह से बिहार में जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर देखें तो और भी कई फसलों में बिहार या फिर अन्य राज्यों का स्थान है। हालांकि सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं और आंध्र प्रदेश में अंडे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहते हैं। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कहवा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटका में कहवा जो है कि सबसे ज़्यादा होता है। और कहवा यानी कि कॉफ़ी है वो एक रोपण फसल के रूप में आती है। चाय कॉफ़ी को रोपण फसल कहते हैं, तो इसका सही जवाब कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा आसाम में होता है, यानी कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 53% जो चाय का उत्पादन करता है, यानी कि आधे से भी अधिक का उत्पादन जो होता है वो जितना निर्यात होता है भारत से, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान असम का है, इसलिए कि इसका सही जवाब असम होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमन तथा बोरो संबंधित हैं। अमन तथा बोरो ये चावल की से संबंधित है, यानी कि चावल की नस्लें हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। मैग्नीज का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाए जाते हैं। काकड़ापड़ा ये किस राज्य में स्थित हैं? ये सभी प्रश्न जो हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये विभिन्न जो है कि राज्यों से विभिन्न विषयों या विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन में या उन जो अग्रणी हैं उसके नाम से पूछे जाते हैं। इसमें काकड़ापड़ा ये किस राज्य में है और ये बताना है। इसका सही जवाब है कि ये गुजरात में है। नरौरा जो है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में है और इसका सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद यहाँ प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न में से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम का उत्पादन इसमें से किस राज्यों में होता है? और इसका सही जवाब है कि केरला में थोरियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मुंबई हाई क्या है? एक प्रसिद्ध तेल क्षेत्र होता है ये मुंबई जो है, यानी कि पेट्रोलियम का इसमें सही जवाब होगा, एक पेट्रोलियम क्षेत्र है, यानी कि मुंबई हाई ये तेल उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मणिकरण प्रसिद्ध हैं। मणिकरण क्या है? तो ये बताना है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसमें देखना है और इसका सही जवाब है कि ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें जो है कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन से भी संबंधित बहुत सारे क्षेत्र हैं भारत में, जिसमें बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो हैं वो विशेष रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऐसे गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यूपी ही होगा सही जवाब। निम्न में से इस्पात संयंत्र, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र यानी कि जो स्टील प्लांट है कर्नाटका में है? कर्नाटक में कौन है? तो आपको इसमें सबसे आसान सा उपाय है कि आप पहले गलत ऑप्शन को छांट सकते हैं, यानी कि कौन सा ये कर्नाटका में है, तो आप कर्नाटका के शहर के नाम जान सकते हैं। बोकारो जो है कि ये तो झारखंड में है, आसनसोल ये बंगाल में है और दुर्गापुर भी बंगाल में ही। इसका मतलब है कि भद्रावती इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये भद्रावती जो है ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ोदरा ये किस राज्य में है? बड़ोदरा गुजरात का एक शहर है। इसी तरह से ब्रंडटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है कि ये सतत विकास के संबंध में एक रिपोर्ट थी। नेक्स्ट है कि हरिके बांध किस राज्य में है? 29वां प्रश्न होगा और सही जवाब इसका है हरियाणा में है। ये भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? ये बताना है। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई गई थी 1853 में। और इसके बाद का प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था? 1911 में किया गया था। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ये बताना है कि उत्तर दक्षिण का जो गलियारा है वो किससे जोड़ता है, किसको? 32वां प्रश्न है और सही जवाब इसका होगा, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। हजीरा ये गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन गुजरात का पतन है? गुजरात का पतन कौन है? यानी कि कांडला जो है कि ये पश्चिमी तट पर है, यानी कि गुजरात में है ये। 34 का इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है मैंगलोर पतन कहाँ स्थित है? मैंगलोर जो है ये 35वां प्रश्न है और ये कर्नाटका में है मैंगलोर पतन। गोवा में जो है कि एक मर्मुगांव पतन है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है। भारत में जो अधिकांश जो विदेशी व्यापार होते हैं वो किस मार्ग से होता है? और इसका सही जवाब है कि वायु मार्ग से ही ज़्यादा व्यापार हो रहा है आजकल। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? शहरों में जो धुंध जो हो जाती है, कोहरा जैसा हो जाता है, तो ये किस प्रदूषण के चलते होता है? तो जाहिर सी बात है कि वायु प्रदूषण होगा इसमें, क्योंकि वायु में जब वायु प्रदूषित होता है तो उसमें
जो धूल कण है वो धुंध बना देते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये 38वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि हीराकुंड जो है ये महानदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? 39वां प्रश्न है, सूखा प्रवण राज्य कौन सा है? 39 का सी होगा, यानी कि गुजरात में है। ये सूखा प्रवण राज्य है, यानी कि इसमें सूखे की स्थिति है। नेक्स्ट इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि मक्का की पेटी कहाँ है? मक्का की पेटी कहाँ है? और यानी कि मक्का की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मक्का पेटी इसको कहते हैं। ये 40वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि मक्का पेटी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद, क्योंकि आप जानते हैं कि भूगोल के संबंध में कई प्रकार के जो वाद दिए गए हैं, कई सिद्धांत दिए गए हैं, तो उसमें रुको और जाओ का दूसरा नाम बताना है, ये क्या है? और इसका सही जवाब है ये निश्चयवाद है। रुको और जाओ के नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारिक या फिर संसाधन भूगोल। इसमें देखिएगा जो ये चिकित्सा भूगोल है ये सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या में जो जिससे परिवर्तन आता है, या तो जनसंख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। जन्म के द्वारा भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, मृत्यु से भी होता है, प्रवास के चलते भी होता है। कहीं कि प्रवास करने से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो कहीं किसी प्रदेश की जनसंख्या बढ़ जाती है और किसी प्रदेश की जनसंख्या घट जाती है। तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारण इनमें से सभी हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? चाइना है, नंबर 1 पे है। और 44वां प्रश्न यहाँ पे है, देख सकते हैं कि ये चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। हालांकि भारत की जनसंख्या भी अब जो है कि 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, तो चाइना के करीब हम लोग भी पहुँच गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से, जबकि देखिएगा पूरे विश्व की अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या जो है कि 9 अरब पहुँच गई है। आज से 2 साल पहले ये आंकड़ा आया था कि 9 अरब से ज़्यादा विश्व की जनसंख्या हो चुकी है। इनमें विकास का संबंध किस में है? विकास का संबंध किससे है? यानी कि किस प्रकार के विकास जो होते हैं? गुणात्मक विकास तो होता है, तो इसका सही जवाब इसमें से है कि देखिए धनात्मक परिवर्तन, ये विकास का संबंध इससे है। नेक्स्ट है कि प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? मानव विकास के संबंध में पहला जो रिपोर्ट हुआ था वो कब हुआ था? और इसका सही जवाब है कि ये 1990 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? 47वां प्रश्न होगा ये, और आप देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो सेवा है वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित होती हैं। पहला जो है जो कुटीर उद्योग जो है कि वो द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं। तीसरे में जो है कि बीमा, बैंक और सेवा जैसे क्षेत्र आते हैं, जबकि प्राथमिक में जो है कि कृषि और पशुपालन से संबंधित क्षेत्र सभी आते हैं। इसमें से पंचम क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा? इसमें से ऑप्शन सही होगा और इसका सही जवाब है देखिएगा इसमें सभी जो हैं कि यानी कि निर्णय देना, परामर्श देना या फिर जो किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं, ये सभी जो है कि पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा कोल खोज ये उदाहरण है। ये एक प्रकार की कृषि है और ये सामूहिक कृषि है, और इसे रूस में सोवियत संघ में यानी कि रूस में इस प्रकार की खेती को, यानी कि लोग जो है कि समूहों में खेती करते हैं, तो इस प्रकार की खेती को कोल खोज कहते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन भी सही होगा। बेल्ट कहाँ है? ये सभी जो है कि बेल्ट, डाउन्स और ये प्रेरीज, ये सभी जो है कि घास के मैदान होते हैं। और ये बेल्ट कहाँ है? तो आपको बता दें कि बेल्ट जो है कि ये दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि अंगूर की खेती से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वो खट्टे फलों से संबंधित हैं और अंगूर की खेती वहीं पे होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि को कहते हैं यानी कि झूम कृषि कहते हैं, जिसमें जंगलों या झाड़ियों को काट करके कृषि योग्य बनाया जाता है। फिर वहाँ पर कुछ दिनों तक खेती करने के बाद से लोग उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरे जगहों पर यही काम करते हैं और कृषि करते हैं। इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि भारत में जो उत्तरी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे झूम कहते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं उसे। जो भारत में इसे दीपा नाम से भी जानते हैं। अंडमान निकोबार में, उड़ीसा में इसे जो है कि अलग नाम से जानते हैं, यानी कि अलग अलग